तो सेट बेसिकली होता क्या है? सेट क्या होता है बेसिकली? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब हम कुछ भी कोई भी एक वेल डिफाइंड और मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पे गैदर कर देते हैं तो उसको हम सेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, पहली बात होती है वेल डिफाइंड, मतलब उसको फर्दर डिफाइन करने की कोई ज़्यादा खातिर का नीड नहीं होती है। दूसरी बात होती है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम सेट को ही देखेंगे, अब यूजुअली आप पढ़ के आए होंगे इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, डायरेक्ट जा रहा हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन से नहीं उठा रहा मैं चीज़ को। जैसे हमारे पास ये ए सेट है, इसके अंदर ये मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, अब ये मेंबर्स जो होंगे किसी भी एक सेट के, वो डिस्टिंक्ट होते हैं, कभी भी सेम मेंबर्स नहीं हो सकते, या हम ये कह लें कि रिपीट नहीं हो सकता सेट के अंदर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इधर हमारे पास अगर -1 है और +1 है, प्लस का 1 है, तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं मैथमेटिक्स में। -1 0 से भी छोटी है और 1 0 से बड़ा होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी सेट में 1, 1 हो, फिर 2, 2 हो, को तो सेम एलिमेंट्स किसी भी सेट में नहीं आ सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं वो जो सेट की कलेक्शन होती है दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, उसे हम कहते हैं सेट। जैसे हमारे पास सेट एक है ए, एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं -5, -3, -1, 1, 3 एंड 5। तो ये सेट है और इसको इस तरीके से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। सेट की कुछ टाइप्स होती हैं जो हमने जहन में रखनी है, उन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन अक्सर दफा आ जाता है। अब सेट की टाइप में सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास एम्प्टी सेट, या जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। अब नल सेट बेसिकली क्या होता है? नल सेट या एम्प्टी सेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा सेट जिसके कोई भी एलिमेंट ना हो। जिसका, आवाज आ रही है ना आपको मेरी क्लियर? सर जी 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 सर। ये मेरा लैपटॉप थोड़ी देर के लिए हैंग हुआ था तो मुझे लगा शायद आवाज डिस्टर्ब हुई हो। अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसका कोई भी मेंबर ना हो, वो खाली हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट मींस कि अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तब भी उसे हम सेट कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड एंड इट इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं, तो इसे हम सेट कंसीडर करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं है, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे या हम नल सेट कहेंगे। अब नल सेट को रिप्रेजेंट इस साइन से भी किया जाता है, फाई कहते हैं इसे, इसे रीड एज फाई किया जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में आप देख लें कि सेट ए इज इक्वल्स टू नल सेट या एम्प्टी सेट, तो उसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस में हम उसे इस फाई की साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? हम बात कर रहे थे एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है सिंगलटन सेट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर हो रही है। जी, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट को हम यूनिट सेट भी कहते हैं। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक मेंबर हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं, या उसे हम यूनिट सेट भी कहते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है जिसका मेंबर ओ है या 0, या दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसका मेंबर 9 है। सिंपल एक मेंबर है, जब भी किसी सेट का एक मेंबर होगा उसे हम यूनिट सेट कहेंगे। ठीक, उसके बाद फिर थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकें, जो कि क्या हो? काउंटेबल हो, नंबर्स हों, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हों, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अ सेट दैट कंटेन्स अ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट हमारे पास अगर एक है बी जिसके मेंबर्स हैं ये सारे, अब ये जितने भी बड़े हों मेंबर्स, जितने भी ज्यादा हों, उससे कोई वास्ता नहीं है, एज लॉन्ग एज हम उन्हें काउंट कर सकें तो हम कहेंगे वो फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, हमारे पास अगर एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमें नहीं पता ये 3 के बाद 4 5 6 7 आगे कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि डॉटेड हैं आगे। तो जिनको हम क्लियरली नहीं पढ़ सकते, क्लियरली हम नहीं काउंट कर सकते, उन्हें हम कहते हैं बेसिकली इनफाइनाइट। लेकिन अगर इसी सेट के अंदर मैं डॉट्स के बाद एंड में 10 दे दूं तो हमें लिमिट मिल गई कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हैं, तो इन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट्स को जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिन्हें काउंट ना कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे इधर एक एग्जांपल गिवन है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा। जब हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे, हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इक्वल का तो आप सबको पता होगा। इक्वल का मतलब जब दो चीजें बराबर हों, जैसे हम कहें 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये ट्रू एक्सप्रेशन है कि 2 इक्वल टू 2 ही होता है। इट मीन्स के दिस 2 इज इक्वल्स टू दैट 2। उसके बाद फिर हमारे पास इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कहाँ पे आता है? इक्विवेलेंट का कंसेप्ट उधर आता है इफ टू सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात ज़हन में रखनी है, इट मीन्स इधर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इवन इफ दे द एलिमेंट्स आर डिफरेंट।
बेशक एलिमेंट्स डिफरेंट हो लेकिन उनका काउंट सेम होना चाहिए, उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उनके नंबर सेम होने चाहिए, तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है -8 -4 -2 एंड 0 और सेट बी हमारे पास PQRS है। अब इनके मेंबर्स ये इधर बी के अंदर अल्फाबेट्स हैं, ए के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं, तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन क्योंकि नंबर काउंट दोनों का सेम है, अगर इसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं और बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, इट मींस इनकी क्वांटिटी, इनका नंबर, इनका काउंट सेम है, तो हम कहेंगे ए इज इकोवेलेंट ऑफ बी, या ए और बी आपस में इकोवेलेंट है। इकोवेलेंट की सैंपल जो होती है वो हमारे पास, हम इसको इस तरीके से निकल लिख सकते हैं, जो इक्वल की सैंपल है इसको थोड़ी सी वेव दे के जब हम लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं इकोवेलेंट टू बी। ठीक है, और इक्वल के लिए हम सिंपली इक्वल की सैंपल देते हैं, जैसे कि इधर 2 = 2 में हमने सैंपल दी है। ठीक, अब इक्वल सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट तो ये हो गया कि जिनके नंबर काउंट सेम हो, दो सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है, वो सेट जो के सेम एलिमेंट्स हों, जब दो सेट्स के सेम एज इट इज एलिमेंट होंगे देन हम उसे कहेंगे कि दे आर इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल देख लें, ए सेट है हमारे पास जिसके मेंबर्स हैं 4 5 6, बी सेट है जिसके मेंबर हैं 4 5 6 एंड सी सेट है जिसके मेंबर्स हैं 5 6 4। देन सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट। अब ये ओवरलैप हो रहा है, सेटिंग थोड़ी सी आउट है, चलें बहरहाल। ठीक, तो तीनों सेट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो इनके ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ देखना है कि भाई एक सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं क्या वो सेम दूसरे के अंदर मौजूद है। फॉर इंस्टेंस मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ, सेट ए विच इज इक्वल्स टू एप्पल एंड ऑरेंज, ये एक सेट है। ठीक है, दूसरा सेट सेट बी है, उसमें मैं कंसीडर करता हूँ ऑरेंज एंड एप्पल। अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले पहले में एप्पल एंड ऑरेंज थे, दूसरे में ऑरेंज एंड एप्पल हैं, तो क्या ये सेट्स जो होंगे ये इक्वल सेट होंगे? जी जी, सर। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब एज लॉन्ग एज उनके मेंबर्स सेम हैं तो वो इक्वल सेट हैं, और अगर उनके मेंबर्स का नंबर काउंट सेम है तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर मेंबर सेम नहीं है और नंबर काउंट सेम है तो इक्विवेलेंट सेट होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है, तो 6 नंबर आ जाता है अनइक्वल सेट। अनइक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल सेट्स इफ दे हैव एट लीस्ट वन यूनिक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ए सेट हमारे पास अगर 4 5 6 था और बी हमारे पास 2 3 4 है, ठीक है, देन सेट ए एंड बी आर अनइक्वल व्हिच इज रिटन एज ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। इट मींस जब दोनों सेट्स के अंदर ये दोनों इक्विवेलेंट और इक्वल की जो हमारे पास वो है प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो इट मींस वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। अनइक्वल की सैंपल में हम क्या करते हैं, इक्वल के ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू बी। ठीक हो गई बात। फिर हमारे पास सेट आ रहा है ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग से मुराद हमारी क्या हो रही है, सिंपल इनके नाम के अंदर ही उनकी सारी डेफिनेशन या उनकी सारी एक्सप्लेनेशन हिडन है। ओवरलैप मींस एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, इफ अस ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम ए इज प्रेजेंट इन बी, अगर कम से कम एक एलिमेंट ए का बी में मौजूद है या फिर बी का ए में मौजूद है, वाइस वर्सा, देन द टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल देखें आप, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6 7, देन एलिमेंट 3। अब दोनों के अंदर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसे हैं 3 एंड 4 इधर भी है, 3 एंड 4 इधर भी है, इट मींस ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट if A and B are two sets with नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन, जब दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे दिस सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, ए हमारे पास है एम एन एस टी, एक सेट है, बी सेट हमारे पास है 5 6 7 8 9। अब इन दोनों के मेंबर्स दूर दूर तक एक दूसरे के करीब भी नहीं है, इंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल एलियन टू ईच अदर है। देन सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट, इनको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक हो गई बात। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 9 पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा, इसके ऊपर सवाल आते हैं। वो पहले वाले एग्जांपल्स में इतने ज्यादा नहीं आते हैं, वो सिर्फ कंसेप्ट के लिए होती है। सबसेट क्या होता है, सब का मतलब हमारे पास क्या होता है, पार्ट, किसी का भी हिस्सा हम क्या कहते हैं, सब। जैसे हमारे पास एक होता है सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंजीनियर होता है, तो ये जो टर्म्स हम देखते हैं ये किस लिहाज से देखते हैं कि भाई एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर क्या होता है, हम आम जबान में कहते हैं छोटा इंस्पेक्टर होता है, उसके पास इंस्पेक्टर की कुछ पावर्स होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इसी तरीके से सब इंजीनियर भी होता है, इसी तरीके से बहुत सारी पोस्ट भी होती हैं। तो बेसिकली सब का मतलब होता है किसी भी चीज का पार्ट, किसी भी चीज का हिस्सा, उसे हम सब कहते हैं। तो अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज आल्सो इन बी। अगर सारे एलिमेंट ए के बी में भी मौजूद हों तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सैंबल है सी और इसके नीचे इक्वल की निशानी आ जाती है, एक लाइन आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, सबसेट की नीचे सैंबल कहते हैं। ठीक, फॉर इंस्टेंस हमारे पास ए है एक सेट जिसके मेंबर्स हैं 1 एंड 2, और बी सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3। तो क्या ए सेट पूरा का पूरा बी में मौजूद है?
तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सेट जो है वो बी सेट का पार्ट है, इट मीन्स उसका सब है। तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए 1 एंड 2 आर इन बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक हो गई बात। अब सबसेट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या तो एक प्रॉपर सबसेट होता है या सर जी जी सर मतलब कि जे में जे जेको आहे न एलिमेंट जे में घटि हूंदा उहो ॿिए जो सबसेट हूंदो बिल्कुल 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 यही जंहिंजे हूंदो। अंदरि एलिमेंट घटि हूंदा जीअं ए मेंबर आहे साउंड में ॿ जी एलिमेंट आहिनि 1 ऐं 2 ऐं बी में 1 2 3 हाँ बिल्कुल यही है सब जो मतलब आहे हुनजो पार्ट हाणे असांखे ॾिसणो आहे वधीक कंहिं में आहिनि ऐं सब पार्ट कहिड़ो थो थिए। फॉर इंस्टेंस ठीकु आहे सर हिकिड़ो ॿी अञा क्लैरिटी अची वेंदी। ए सेट असां कंसीडर कयूं था 1 2 एंड 3, सेम एग्जांपल में रिवर्स प्रोसेस कयूं। बी सेट कंसीडर कयां थो 1 एंड 2, त हिन कंडीशन में मां चवंदुमि बी इज सबसेट ऑफ ए। आई ॻाल्हि सम्झ? छो जो हाणे ए में मेंबर वधीक आहिनि बी में घटि आहिनि ऐं बी सॼो जो सॼो जेको आहे ए में लाई करे थो। दैट्स व्हाई वी वुड से कि बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अब सबसेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर का मतलब मुकम्मल तौर पे सब। किसी भी चीज का मुकम्मल पार्ट किस सूरत में होगा? जब वो पूरा एक सेट दूसरे सेट में अच्छे तरीके से आ जाए तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो प्रॉपरली सबसेट है, प्रॉपर हिस्सा है। सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज इनसाइड बी बट नॉट इक्वल टू बी। मतलब अगर ए एक सेट हमारे पास है, सेम एग्जांपल लेते हैं, ए सेट हमारे पास है 1 एंड 2 और बी सेट है हमारे पास 1 2 एंड 3, तो हम इधर कह सकते हैं ए पूरे का पूरा बी के अंदर आ रहा है और बी का एक मेंबर कम से कम एक मेंबर भी ज्यादा है। इट मींस ये सेट हमारे पास बड़ा है और ये पूरे का पूरा ए सेट बी के अंदर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो ए है इट इज अ प्रॉपरली सबसेट ऑफ बी, प्रॉपरली इनसाइड द बी। तो मैं कहूंगा कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसकी सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर सबसेट के अंदर नीचे जो एक लाइन देते हैं इक्वल की, वो लाइन हम इसमें से स्किप कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये प्रॉपर सबसेट। ये उसी तरीके से है जिस तरह हम बोलते हैं ये सिंबल है ग्रेटर देन की, ये सिंबल है लेस देन की, ये सिंबल है ग्रेटर देन एंड इक्वल की, और ये सिंबल है हमारे पास ग्रेट लेस देन एंड इक्वल की। तो नीचे जो साइन बता रहा होता है ये बता रहा होता है ये इक्वल भी है और लेस भी है, या इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। सेम जो लॉजिक है वो इधर अप्लाई होती है प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल में। तो यूजुअली हम दोनों को जो है सबसेट सिंपली इस तरीके से भी लिख देते हैं, हम ये सिंबल भी यूज करते हैं, कॉमनली हम दोनों सिंबल यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका यूजेज जो है वो इस तरीके से है कि प्रॉपर सबसेट के नीचे हम ये लाइन नहीं देते। अच्छा एग्जांपल देख लें, अगर ए सेट हमारे पास वही जो एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाई वो एग्जांपल इधर अगेन गिवन है। ए इज स्मॉलर देन बी, इस कंडीशन के अंदर ए जो है वो बी से छोटा है और देन एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन द बी, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। जी, तो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे थे। जब भी एक सेट ए है और वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे बी के अंदर लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A set A is called an improper subset if set B of set B if A is exactly equal to the B. They have all the same elements. जब उनके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे एज इट इज होंगे, मींस वो इक्वल सेट होगा, तो वो हम कहेंगे कि ए सेट जो है वो बी सेट का क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज द सेट इटसेल्फ। से सपोज अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं ए बी एंड सी, तो अगर मैं कहूँ इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक सेट हो सकता है ए, जिसके मेंबर्स भी होंगे ए बी एंड सी। सो बेसिकली बात कहने का मकसद ये है कि इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का वो सेट इटसेल्फ होता है। सेट बजाते खुद अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट की सैंपल हमारे पास आ जाती है, हम सबसेट की सैंपल के नीचे इक्वल का एक वो दे देते हैं, तो उस सूरत के अंदर हम उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस सेट ए है जिसके मेंबर है एक्स वाई जेड, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट सेट इटसेल्फ होगा। दिस इज द ओनली सबसेट दैट इज नॉट प्रॉपर। क्लियर हुई बात? सर ये जी सर। सिंबल वाला दोबारा समझा थोड़ा। कौन सा इम्प्रॉपर से सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट? चलें मैं इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। आपके पास एक सेट है ए सेट है जिसके मेंबर्स हैं हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। एक हमारे पास सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 1 एंड 2, तो मैं ये कह सकता हूँ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जी सर। ठीक है, क्योंकि बी जी कंप्लीटली ए सर। के अंदर लाई कर रहा है। अब मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ कि बी सेट के मेंबर्स में 3 कर देता हूँ, 1 2 एंड 3। अब मुझे बताएं क्या बी ए का या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? नो। नहीं है। क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं?
जी सर, इक्वल ठीक सेट है, है। इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इनके मेंबर्स एज इट इज रेप्लिकेटेड हैं, सेम मेंबर्स हैं। तो इस सूरत के अंदर अगर मैं सेम कंडीशन अप्लाई करना चाहूँ कि बी का ए से ताल्लुक क्या है, आप कहेंगे बी के सारे मेंबर्स ए में मौजूद हैं, जी सर। ठीक है, इट मीन्स ये सबसेट तो है, सारे मौजूद हैं उसके जी अंदर। लेकिन क्योंकि सेम है, एज इट इज है, इट मीन्स कि ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, ये मुकम्मल तौर पे सबसेट नहीं है, ये उसका बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। जब प्रॉपरली वो उसका सबसेट नहीं है, तो इट मीन्स दोनों के मेंबर्स भी सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, इधर एक कंडीशन लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी, ऐसे ही है। जी सर। तो मैं इस बी की जगह पे उठा के ए लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, 2 इज इक्वल्स टू जी 2, सर। तो मैं ये वाला 2 लिखूं या वो वाला 2 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गई बात। तो इसी तरीके से जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो बेसिकली इक्वल सेट होता है। जब भी इक्वल सेट आएगा, कोई भी दो सेट इक्वल होंगे, तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी होंगे। ठीक है, पावर सेट क्या सेट होता है कि किसी भी गिवन सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसे हम पावर सेट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ ए। जैसे अगर सेट ए हमारे पास होगा तो इट इज जी सर आवाज आवाज क्लियर कौन है? कच्चे कच्चे अच्छे भाई मैंने सामने क्लियर थी हाँ सही थी। अच्छा इधर प्रॉब्लम आना तेजी वजह का हाँ के अब मैं आप ये ले लीजिए। हिना कह रही है क्लास नहीं चल रही तो सुबह कंटिन्यू कर दें। हिना आपको आवाज़ सही आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये वाला हो जाए, उसके बाद फिर आगे, क्योंकि बड़ी चीज़ें रह रही हैं हमारी, टाइम ज़्यादा ना लग जाए हमें। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने डेमो में मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ने जो है वो ये चीज़ें समझी हुई हैं। अच्छा चलें, पावर सेट की बात कर रहे थे हम। अच्छा, आहत को आवाज़ नहीं आया, अब आवाज़ आ रही है आहत? तो अब नल सेट जो होता है बेसिकली पावर सेट ऑफ एवरी सेट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट पावर ऑफ ए से करते हैं। हेयर टू फाइंड द जी पॉसिबल। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है, ये एक फार्मूला है पावर किसी भी सेट की मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पावर n का फार्मूला यूज करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस सेट के प्रॉपर, इस सेट के सबसेट्स कितने होंगे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये 2 ए एक सेट था हमारे पास ए विच इज इक्वल्स टू 0 एंड 1, इसके दो मेंबर्स से, तो इसके कितने पावर सेट्स बन सकेंगे वो मालूम करने के लिए नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे, हम क्या करेंगे 2 के ऊपर जितने मेंबर्स होंगे उसका n की जगह पे वो दे देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 4। इट मीन्स ये जो सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 0 एंड 1, इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबल 4 बन सकते हैं। अब वो देखें इधर एग्जांपल में, इधर आ जाएं। एग्जांपल में देखें आपके इसके जो पावर सेट्स बनाए, पहला नल सेट बना है, दूसरा 0 बना है, तीसरा 1 बना है, सबसेट्स बने, और चौथा हमारे पास 0 एंड 1 बना है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके सबसेट्स बन सकें। तो बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो बना मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला होगा 2 पावर n। n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नंबर, तादाद कितनी है उस एलिमेंट्स की। अब इधर ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास सेट है, सेट x, जिसके मेंबर्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी, तो मुझे ये बताएं कि इसके पावर सेट्स, इसका पावर सेट यानी इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर जितने मेंबर्स हैं उतनी पावर दे देंगे। इससे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 के ऊपर 3 पावर दे देंगे। इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 टाइम्स, 2 टू द 4 4 टू द 8। तो इसके प्रॉपर सब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब इसी को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब इस x के मैं इधर सबसेट्स लिख लेता हूँ। x के सबसेट्स कौन कौन से हो गए, पहला तो भाई इसका होगा नल सेट, दूसरा इसका सबसेट जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा a, ठीक है, तीसरा हमारे पास बनेगा b, चौथा हमारे पास बनेगा c, पांचवा हमारे पास बनेगा ए बी, छठा हमारे पास बनेगा बी सी, सातवां हमारे पास बनेगा ए बी बी सी ए सी, ठीक है, आठवां हमारे पास बनेगा ए बी सी। तो बेसिकली ये इसके सबसेट्स बनेंगे पॉसिबल, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि भाई कितने सबसेट बनेंगे, तो बजाय इसके कि हम ये वाला मेथड यूज करके सारे सबसेट निकालने बैठे, इसमें चांस भी है कि मिस भी हो सकता है। हम सिंपली क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाएंगे। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा, जो कि एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाता, एमसीक्यूज में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा पावर सेट ऑफ ए या पावर सेट ऑफ बी कितने होंगे, तो वो आप बताएंगे कि भाई वो 2 पावर एन के फार्मूले से आप बताएंगे कि वो इतने पावर सेट होंगे। क्लियर हुई है ये बात? जी सर। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना जी क्योंकि सर इसके ठीक ऊपर है। एमसीक्यूज आ जाता है समटाइम्स। आपको बोल देते हैं, आपको कोई भी सेट दे देंगे, भाई ये सेट है बताओ इसके कितने सबसेट्स बन सकेंगे, तो उधर बैठ के आपको सबसेट्स नहीं बताने, आपने सिर्फ उसके एलिमेंट काउंट करने हैं और 2 के ऊपर उतनी पावर देके उसकी वो सॉर्ट आउट कर लेनी है या फाइंड आउट कर लेना है कि कितने तादाद होगी उसकी, जी कितनी क्वांटिटी होगी।
उसके बाद फिर हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट बेसिकली सेट्स के अंदर एक स्पेशल सेट है, सही है। उस सेट को हम, वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दूसरे सेट्स के तकरीबन मेंबर्स मौजूद होते हैं, या यूजुअली वो बड़ा होता है उनसे। अ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर यू इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रेलेवेंट टू द सर्टेन कंडीशन। किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के तहत उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट बेसिकली होता है क्या सेट्स के अंदर? भाई उसके अंदर एक यू के नाम से एक सेट दे दिया जाता है, ठीक है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, और आपसे कहा जाता है कि आप जो है इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें, या इसका, चलो कॉम्प्लीमेंट की आगे बात आ रही है। तो वो एक सेट आपको दे दिया जाता है, उसके साथ आपको दूसरे सेट दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक ए सेट दे दिया, इसके भी कुछ मेंबर्स होंगे, एक बी सेट दे दिया, इसके भी कुछ मेंबर्स होंगे। अब हमने क्या करना है, कुछ कंडीशंस के तहत इस ए को इस यूनिवर्सल से या इस बी को इस यूनिवर्सल से कंपेयर करना होता है। तो बेसिकली ये होता है यूनिवर्सल सेट। इसके मेंबर्स की कोई हद नहीं है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सर्टेन नंबर्स ही होंगे, या जो ए में होंगे वही हो सकते हैं इधर, या जो बी में होंगे वही हो सकते हैं इधर। ये कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती इसके ऊपर। सिंपली आपको एक यूनिवर्सली एक ग्रैंड सेट दे दिया जाता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये हम आगे चल के देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पे होता है, या कैसे इसको यूज़ में हम लेके आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है, ज़रा इस एमसीक्यूज़ को देखें क्या-क्या। इफ अ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट इन पावर ऑफ ए कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट? जी, एक सेट है जिसके 3 8 एलिमेंट। जी, बी 8 बी डी 8। अच्छा, और कोई जी बताए? जी, सी सी, किसने कहा है सी? सर मैंने हिना ने? अच्छा, जी, तो सी जी आपने क्यों कहा भाई? 7 सर कैसे आ गया? वो जो आप फार्मूला फार्मूला बताया था ना उस हिसाब से सोच के बोला है। अच्छा, उस हिसाब से तो वो बोल रहा है कि 3 एलिमेंट हैं, इट मीन्स 2 के ऊपर पावर 3 होगी ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 8 होता है। जी, सवाल एक दफ़ा दोबारा पढ़ें, सवाल में क्या कह हाँ रहा सर इस हिसाब से है? 8 होगा, ठीक है। सर इस 7 7, करेक्ट आंसर 7 हाँ जी, 7 कैसे होगा? 80 होगा मेरे ख्याल से। अब देखें भाई, अगर तो सिंपली वो हमारे से पूछ रहा होता ना, एमसीक्यू सीधा-सीधा कभी भी नहीं आता। अगर वो सिर्फ हमारे से पूछ रहा होता कि बताओ भाई पावर सेट्स कितने होंगे, तो वो 8 होंगे। लेकिन एंड में कंडीशन दे रहा है, पावर सर सेट समझ गई दैट कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट। तो अगर मेरे पास एक सेट हो, जो जिनको नहीं समझ में आई है उनको समझने दें। एक सेट है हमारे पास, जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसके सबसेट्स अगर बनाने हों, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास इसके 8 सबसेट बनेंगे। अब वो 8 सबसेट मैं इधर बना लेता हूँ। 8 सबसेट जो बनेंगे इसके पावर ऑफ ए के, वो बनेंगे, पहला नल सेट बनेगा, दूसरा 1 बनेगा, तीसरा हमारे पास 2 बनेगा, फिर हमारे पास 3 बनेगा, फिर 1 एंड 2 बनेगा, फिर 1 एंड 3 बनेगा, फिर 1 2 एंड 3 बनेगा। ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 सर 8। ना मैं एक एम्प्टी सेट थी भाई ना वो 2 तो 3 भी काउंट रह ना गया। करना सी। हिकिड़ो मिनट 2 3 भी इसमें एक सेट रह गया हमारे पास, ठीक है। लेट मी फिनिश इट। फिर हमारे पास 2 3 बनेगा, एंड देन एंड में हमारे पास जो सबसेट बनेगा वो बनेगा 1 2 एंड 3, ठीक है। बेसिकली टोटल ये जो पावर सेट्स हैं इसके सबसेट पॉसिबल बनेंगे। टोटल 8 हैं। इधर हमने फार्मूले के तहत 8 निकाला, तो इधर हमने बिल्कुल लिख के वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे पास 8 बनेंगे। तो पावर सेट तो इसके जो है सबसेट्स वो 8 बनेंगे। लेकिन एंड में पूछा है कितने ऐसे पावर सेट्स बनेंगे जो कंटेन करते हो एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि बाकी कितने रह गए हमारे पास, एम्प्टी सेट रूल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास जितने रह गए, ये हमारे पास एज पर द डिमांड पावर सेट हो गए, जिनका कम से कम एक मेंबर जिनके पास मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, डज़ नॉट मैटर, लेकिन कम से कम एक मौजूद है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास, ऐसे सबसेट्स कितने हैं हमारे पास? ऐसे सबसेट हमारे पास 7 हैं। अगर सिंपली ये पूछता ना, ये इतनी चीज़ नहीं होती, तो हम लिखते 8, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? अगर ये कंटेन एट लीस्ट 1 एलिमेंट ना होता, तो हम बोलते 8 होंगे, क्योंकि हमारे पास सीधा-सीधा फार्मूला 2 टू द पावर 3 व्हिच इज़ इक्वल्स टू 8। लेकिन इधर हमें एंड में मतलब सवाल में सर मतलब सवाल में चाहिए तो हर एक वर्टिकल एलिमेंट हुजण लाज़मी आहे एड़ा एड़ा त केतिरा हुनजे अकॉर्डिंग सबसेट खाली थींदा, एड़ा केतिरा सबसेट थींदा जंहिंजो घटि में घटि हिकिड़ो मेंबर लाज़मी आहे, ठीकु आहे। हाणे असां इहो ठाहे ॾिसोसीं त ख़ाली सेट जेको आहे, एम्प्टी सेट जेको आहे, हुनजो त को मेंबर न हूंदो आहे। इट मीन्स वो रूल आउट थी वियो। बाक़ी घणा बचंदा? बाक़ी 7 बचंदा। आई ॻाल्हि समझ में? एमसीक्यूज़ को आपने क्लियरली देखना है, उसमें क्लियर रहना है कि आपसे पूछ क्या रहा है और आपसे चाह क्या रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। जी, 6 सर 8th सेट कौन-सा बनाया आपने? इरफाना, अभी भी आप, मैंने अभी देखा मैसेज आपने शायद अभी ही किया है। 8 सेट को 8 सेट कौन सा बनाया? मैं दोबारा एग्जांपल के तौर पे आपको ना बना के बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। देखें, ए सेट था हमारे पास, एक सेट कंसीडर करते हैं ए,
जिसके मेंबर्स हैं 1 2 एंड 3, 3 मेंबर्स हैं, तो 2 पावर n फार्मूले के तहत इसके कितने सबसेट होने चाहिए? इसके हमारे पास 8 सबसेट होने चाहिए। ठीक है, अब हम सबसेट इसके बना लेते हैं। पहला सबसेट इसका नल सेट बनेगा, 1 हो गया, दूसरा फिर 1 बनेगा, तीसरा 2 बनेगा, चौथा 3 बनेगा। ठीक है, सिंगल सिंगल आ गए। पांचवा हमारे पास 1 एंड 2 बनेगा, छठा हमारे पास 1 एंड 3 बनेगा, सातवां हमारे पास 2 एंड 3 बनेगा, आठवां हमारे पास जो बनेगा वो 1 2 एंड 3 बनेगा। जी ना? सर ठीक है, 1 और 1 क्यों नहीं बना है? जैसे आपने 1 2 3 बनाया, तो 1 और हाँ, 2 क्यों लिखा है? 1 1 और 1 क्यों नहीं लिखा, आप ये पूछ रही हैं? यस तो वो जैसे ही मैंने सेट की शुरू में डेफिनेशन आपको बताई थी, मैंने बोला था कि सेट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होता है। कभी भी एक सेट के अंदर दो मेंबर्स रिपीट नहीं होते, एक मेंबर कभी भी दोबारा उसको नहीं लिखा जाता, रिपीट नहीं जी होता, उससे हम सेट कहते हैं। तो ये तो सेट की बुनियादी कंडीशन है। 2 3 सर मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ना, नहीं होती वो होने जी डेफिनेशन में ही आया ना। सेट जी की सर। जैसे डेफिनेशन पढ़ी से ना पढ़े उसे तो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट मैं उन्हें उतई ताके रिट्रेट क्यों निकालते तो डिस्टिंक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्होंने एक रिपीटेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं दिया। ठीक है, जी सर, हाँ क्लियर। उसके बाद अब ये देखें क्वेश्चन, which of the following is an example of empty set? नल सेट की एग्जांपल कौन सी है? द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0, द सेट ऑफ वॉयल इन द वर्ड बुक, द सेट ऑफ फिंगर्स ऑन अ ह्यूमन हैंड। जी बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। एग्जैक्टली अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। हम चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं एक दफा। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन कौन सा है? कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है? एक ही होता है, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। 2 2, इट मींस कि प्राइम नंबर जो है इवन होता है, तो ये सेट तो नल सेट नहीं होगा। ठीक, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0, नेचुरल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर्स हमारे पास शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे जा रहे होते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ वॉवेल्स, इसके अंदर दो वॉवेल्स हैं, बुक के अंदर ओ एक वॉवेल मौजूद है। द सेट ऑफ फिंगर्स ऑन ह्यूमन हैंड, बिल्कुल ये सेट है। ये बी जो है ये वाहिद ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, जिसका कोई भी मेंबर नहीं होगा। तो इसका आंसर बी जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, b is equals to 2 4 6 8 10, which statement is true? A is subset of b, b is subset of a is equals to b, a belongs to b। जी, ए सबसे ऑफ बी। ए a is subset of b, ऑप्शन इक्वल टू बी सी। नहीं भाई, यहाँ ए इक्वल टू बी कैसे होगा? इक्वल तो है ही नहीं, दोनों किसी तरह के, दोनों के मेंबर सेम है ही नहीं, बी के मेंबर ज्यादा हैं। ए ऑप्शन ए सेट ए होगा ऑप्शन। क्योंकि ए पूरे का पूरा क्या बी में लाई कर रहा है, बी में एग्जिस्ट करता है ए पूरे का पूरा। जी जी, तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन ए विल बी। हाँ, कोशिश करेंगे तो भाई हो जाएगा, कैसे नहीं होगा? इधर ऊँट रखे में बैठ जाता है, ये इक्वल कैसे नहीं होगा? आप इतना मेहनत समझने की कोशिश करें तो आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ए बी सी इज, इम्प्रॉपर सबसेट ए बी सी का क्या होगा? सी ए बी सी एग्जैक्टली, सेट सी। इटसेल्फ जो होता है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ के आए हैं। उस सेट को लिखने के 3 तरीके कार हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या कहते हैं, जब हम सेट्स को किसी वर्ड्स में बताएंगे, किसमें? वर्ड्स में बयान करेंगे, अल्फाज में बयान करेंगे, तो हम कहेंगे हमने डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दी है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट बी सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इट मींस आपसे ये कह रहा है कि बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 टिल 10। ठीक है, लेकिन इसको ये वर्ड्स में बोल रहा है, जब इसने वर्ड्स में बोला है तो हम कहेंगे ये इसे किस फॉर्म में बोला है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बोला है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जब हम उसे नंबर से या अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इट मींस ये जो सेट मैंने बनाया था ये किस फॉर्म में लिखा था? टेबुलर फॉर्म में। इट मींस जो हम पहले अभी तक एग्जांपल्स करते आ रहे थे उसके अंदर हम सेट ए कंसीडर कर रहे थे इज इक्वल्स टू 1 2 3, या सेट बी हम कंसीडर कर रहे थे ए बी सी। तो ये सारी हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे? टेबुलर फॉर्म यूज कर रहे थे। दोनों फॉर्म्स बड़ी इजी सी फॉर्म है। अब एग्जामिनर जो आपके साथ खेलेगा वो खेलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म सेट को लिखने का वो तरीकेकार जिसके अंदर हम सिंबल्स की मदद से सेट को लिखते हैं। अब वो सिंबल्स की मदद से कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमें सिंबल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अब सिंबल्स कौन कौन सी होती हैं? ये स्लैश या ये क्लोन्स। जब ये सिंबल आ जाएं, ये दो सिंबल्स आ जाएं, ये या ये, इसे हम पढ़ेंगे सच दैट। ठीक है, और ये ई, ई एक कर्व सा ई जो होगा होता है, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू।
फिर इसी ई के ऊपर एक क्रॉस लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ये उसी तरीके से जब हम इक्वल कहते हैं और इसको हम कहते हैं इज इक्वल्स टू, और इक्वल के ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं तो हम कहते हैं डज नॉट इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये सिंबल आपके पास इक्वल्स टू की होती है, ये डज नॉट इक्वल्स टू की होती है, ये वाली सिंबल ग्रेटर देन की होती है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की होती है सिंबल। ठीक है, फिर ये सिंबल हमारे पास लेस देन की होती है, ये लेस देन एंड इक्वल टू होती है, और ये वाली सिंबल एंड की होती है, ये वाली सिंबल और की होती है। ठीक है, इसका मतलब एंड होता है, उसका मतलब और होता है। ये सैम्पल्स हैं कुछ बेसिक सी, ये सैम्पल्स आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है, तब जाके आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना आएगा। अब फॉर एग्जांपल यही सेट उठा रहे हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला तरीकेकार है, अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला तरीकेकार है, और अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे, इसको कंसीडर करेंगे इस सेट को, एक्स है कोई सेट, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज फ्रॉम 1 to 10। ठीक हुई बात। इसको लिखने का तरीकेकार इस तरीके से होगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको क्लियर थोड़ा सा हो जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना कैसे है या समझना कैसे है। एक सेट हमारे पास है ए, इस सेट के मेंबर्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10। ठीक है, ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं लिखा मैंने, नो सर, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ठीक, टेबल। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब इसी को जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो इस पूरे सेट को मैं कंसीडर करूंगा एक्स, तो मैं कहूंगा कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, इवन नंबर से बिलोंग करता है ना, एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, फिर सिंबल दूंगा एंड एक्स इज फ्रॉम 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर एक्स आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू एक्स 2 to 8 सॉरी 10। ठीक है, इस तरीके से जब मैं लिखूंगा और इसको पढ़ूंगा कैसे, इसको पढ़ूंगा एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड एक्स इज फ्रॉम 8 to 10। ठीक हुई बात। सर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में असांखे ना सिंबल्स ये याद करणियूं तॾहिं वञी असां सॉल्व करे सघंदासीं। हाँ, इन में मेजॉरिटी ऑफ द सिंबल्स एडियूं आहिनि जेके ऑलरेडी असांखे ख़बर आहे, असांखे इक्वल जी सिंबल जी ख़बर आहे, असांखे डज नॉट इक्वल्स जी ख़बर आहे, असांखे ग्रेटर देन जी ख़बर आहे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ख़बर आहे, लेस देन जी ख़बर आहे, लेस देन एंड इक्वल जी ख़बर आहे, बिलोंग्स टू जी भी काफ़ी उन्हनि जी ख़बर हूंदी, ना बि आहे त पोइ हे हाणे 1 2 3 4 5 सिंबल्स अहिड़ियूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ थोड़ी डिफरेंट थी सघनि थियूं, अदरवाइज़ बाक़ी सिंबल्स जी सभिनी खे ख़बर आहे, इक्वल जी बि ख़बर आहे, डज नॉट इक्वल जी बि ख़बर आहे। ठीकु आहे, त इहो बि कोई यादि करणु एतिरो ॾुखियो नाहे। अच्छा, तो अब इन बेसिस के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज इसके साथ कितने रह गए? अच्छा, चलें ठीक है। सही। अच्छा, अब आ जाएँ ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऊपर कौन-कौन से ऑपरेशन होते हैं? सेट के ऊपर भाई होता है सबसे पहले यूनियन का। ठीक है? यूनियन क्या होता है? हम सेट को जॉइन करके लिख देते हैं। ए यूनियन बी है तो दोनों सेट्स को कंबाइन ऑल एटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स, नो डुप्लीकेट्स। ये तो सेट की प्राइमरी कंडीशन है ना कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मतलब डुप्लीकेट उसको हम नहीं करेंगे। एक सेट अगर एक मेंबर दोनों सेट्स में है तो उसको एक दफा लिखेंगे। अब अगर ए फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके मेंबर हैं 3 4 5 और आपसे कहा गया ए यूनियन बी मालूम करें। ये यूनिवर्सल और यूनियन में फर्क होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो यूनियन की सैंपल होगी वो सिंपली ऐसे यू होगी, जो यूनिवर्सल की होगी वो प्रॉपर इंग्लिश वाला यू होगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये फर्क ज़हन में रखिएगा। ये ना हो कि कभी यूनियन आपसे पूछा है तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट तो दिया नहीं था लेकिन हमसे पूछा था यूनिवर्सल सेट। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब यूनिवर्सल सेट पूछा जाएगा तो यूनिवर्सल सेट दिया जाए। अब यूनियन ऑफ द टू सेट्स में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के मेंबर्स को मिला के लिख देते हैं। शर्त क्या होती है कि दोनों में डुप्लीकेट कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में एक मेंबर मौजूद है तो उसको हम सिंपल एक दफा लिखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर ए यूनियन बी को हमने कैसे लिखा 1 2 3 4 5। अब देखें 3 दोनों में मौजूद था, ए में भी और बी में भी, लेकिन हमने उसको एक दफा लिखा क्योंकि हमने डुप्लीकेट नहीं करना। क्लियर हुई बात यूनियन की? जी। उसके बाद फिर आ जाते जी हैं सर। इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने उसमें हम यूनियन में क्या कर रहे थे? यूनियन में हम यूनियन में हम क्या करते थे? यूनियन में हम कंबाइन करके लिख रहे थे। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में हम सर जेके कॉमन हूंदा उहे ॿाहिरि कढी रखंदासीं। जी, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के अंदर सेम होंगे ना, वो हम मिला के लिख देंगे, उसे हम इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, कॉमन जो दोनों में होंगे। अब ये देखें सेट, एक एग्जांपल देखें इसमें कि एक सेट हमारे पास है सेट ए जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी और दूसरा सेट है सेट बी जिसके मेंबर्स हैं बी सी डी। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करना होगा तो हम क्या करेंगे? जो दोनों में सेम है वो उठा के हम लिख देंगे। जैसे ए बी सी, इसके अंदर बी और सी दोनों सेम थे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा?
बी एंड सी। लेकिन अगर इन्हीं सेट का यूनियन मालूम करना होता तो हम क्या लिखते भाई, इसी सेट ए और सेट बी का ए बी सी डी, मतलब हम सिंपली इसको सीक्वेंस में अरेंज करके लिख देते विदाउट एनी डुप्लीकेट और डबल एंट्री, हम सिंगल एंट्री के अंदर ए बी सी डी लिख देते। ठीक, उसके बाद फिर थर्ड ऑपरेशन जो आता है वो हमारे पास आता है डिफरेंस का, यानी माइनस का। अब ये यूनिवर्सल वाली माइनस आपको समझ में आ गई? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो हमने मालूम करना था, हमने बोला ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हमने यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, बाकी जो यूनिवर्सल में बच रहे हैं वो हमें लिख देने हैं। अब दूसरा डिफरेंस जो होता है माइनस, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दो सेट दिए जाएंगे। फिर अगर आपसे ये कहा गया कि ए में से बी को माइनस करें तो आपने जो ए में बच जाएंगे वो लिखने हैं। अगर आपसे कहा गया बी में से ए को माइनस करें तो फिर जो बी में बाद में माइनस करने के बाद बच जाएंगे सिंपली वो लिखने हैं। ठीक हो गई? अब ये देखें, एक एग्जांपल देखें इसके अंदर कि अगर आपके पास एक सेट है, सेट ए जिसके मेंबर है 1 2 3 4, बी सेट है, सेट बी सेकंड सेट है जिसके मेंबर्स हैं 3 4 5। अगर आपसे कहा गया कि ए माइनस बी मालूम करें तो आप क्या करेंगे, जो ए में और बी में सेम है, 3 सेम है, इधर 3 सेम है, 4 सेम है, 4 सेम है, बाकी बकाया जो ए में बच जाएंगे सिंपली आप वो लिख देंगे। ठीक हो गई बात? लेकिन अगर इसी कंडीशन के अंदर आपसे कहा जाता कि बी माइनस ए मालूम करें तो आप क्या करते, आप बी में देखते कि जो बी में है, या इसको मैं दोबारा आपको अटेम्प्ट कर देता हूँ। अगर आपसे इसी कंडीशन के अंदर बी माइनस ए कहा गया होता तो आप क्या करते, बी में से ए को माइनस करते, 3 इधर है कट गया, 4 इधर है कट गया, बाकी बी में कितने बच रहे हैं, 5 बच रहा है, तो हम सिंपली बी लिख देते। तो हम कहते हैं ये बी माइनस ए है। ए माइनस बी हमने क्या लिखना था, ए माइनस बी हमने लिखना था 1 एंड 2, और बी माइनस ए क्या लिखना था, सिंपल 5। ठीक है, तो माइनस में ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सेट किस सेट में से माइनस करना है, ये आता है डिफरेंस। उसके बाद फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यूनिवर्सल में से वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है वो माइनस करना है। एग्जांपल को इसकी एक दफा आप देख लें। एग्जांपल में क्या कह रहा है कि अगर एक सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ए सेट है 2 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हम क्या करेंगे, इसमें से जो सेम है वो माइनस कर देंगे। 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, बाकी यूनिवर्सल में जो बच जाएंगे 1 4 5 वो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूजुअली बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन फिर भी आना चाहिए कि मेकिंग पेयर्स पेयर ईच एटम ऑफ ए विद ईच एटम ऑफ बी, हम पेयरिंग बना के रख देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक सेट हमारे पास 1 2 है और दूसरा सेट ए बी है, तो अगर आपसे कहा गया कि ए क्रॉस बी मालूम करें, इसे हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, इसे ए प्रोडक्ट बी भी करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होती है, तो हम इसे यूजुअली ए क्रॉस बी ही पढ़ रहे होते हैं। हमने क्या करना है, सेट ए का पहला मेंबर उठाना है, उसको सेट ए के हर मेंबर से मल्टीप्लाई करके पेयर में लिखते जाना है। फिर दूसरा उठाएंगे सेट ए का, उसको हर सेट बी के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे बस। लेकिन ये प्रोसेस हमने रिवर्स नहीं करना, ऐसा कतई नहीं करना कि बी के फिर उठा के ए से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमसे ए क्रॉस बी का है तो ए के सारे मेंबर्स बी के सारे मेंबर से मल्टीप्लाई करके पेयर में लिख देंगे। इसकी जरा दूसरी एग्जांपल आप देख लें। फॉर इंस्टेंस एक सेट हमारे पास ए है जिसके मेंबर हैं 1 2 एंड 3, दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके मेंबर्स हैं ए बी एंड सी। तो हमारे से अगर पूछा गया कि ए क्रॉस बी मालूम करें तो हमने ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए क्या लिखना है, इस ए 1 को पहले ए के साथ पेयर में लिख देना है, हमने लिख दिया 1 एंड ए। फिर हमने इस 1 को इस बी के साथ लिख देना है, हमने लिख दिया 1 एंड बी। फिर इस 1 को इस सी के साथ लिख देना है, हमने लिख दिया 1 एंड सी। फिर सेकंड वाला उठा लेंगे, 2 को इस ए के साथ लिखेंगे 2 ए, फिर 2 बी, फिर 2 सी। फिर थर्ड वाले को उठा के लिखेंगे 3 ए 3 बी एंड 3 सी, दैट्स इट। इससे आगे हम नहीं करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर रिवर्स प्रोसेस बताया गया, पूछा गया होता, आपसे पूछा गया होता कि बी क्रॉस ए मालूम करें, तो हम इसका उलट कर रहे होते। इधर देखने में थोड़ा सा समझा देता हूँ। बी इसका ए से मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती, तो हम क्या करते, A1 A2 A3, देन हम बी उठाते B1 B2 एंड B3। इसी तरह से हम सी के लिए भी ऐसे ही करते। क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3। एमसीक्यूज रिपीट कर दो सर। जी, एमसीक्यूज रिपीट कर दो काइंडली। सही बात हो। एमसीक्यूज हो, सॉरी सर, ये देखो मोया न्यूमेरिकल हो। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जी जी सर, जी जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में असां छा कंदा हूं, फॉर इंस्टेंस मां हिते ॿुधायां थो, अगर हिकिड़ो सेट असांखे गिवन आहे सेट ए जंहिंजा मेंबर असां वटि आहिनि ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, ऐं बी असां वटि आहे ए बी सी। अगर असांखे चयो वियो आहे त ए क्रॉस बी मालूम कयो, पोइ असां छा कंदासीं, पोइ असां ए जे हर मेंबर खे बी जे हर मेंबर सां मल्टीप्लाई कंदासीं, माना हिनखे पेयर में लिखी छॾंदासीं, 1 ए 1 बी एंड 1 सी। पहिरियों 1 खे असां ए सां पेयर में लिखंदासीं, पोइ बी सां, पोइ सी सां, अगेन असां प्रोसेस इहो रिपीट कंदासीं 2 सां, 2 ए लिखंदासीं, वरी 2 खे बी सां, वरी 2 खे सी सां, देन असां 3 खे ए सां, 3 खे बी सां, 3 खे सी सां लिखंदासीं। ठीकु आहे।
इन्हीं तरीके से अगर असांखे बी क्रॉस ए पुछियो वेंदो पोइ असां हुन सूरत में छा कंदासीं, असां वरी रिवर्स प्रोसेस कंदासीं, ए खे 1 सां, ए खे 2 सां, देन ए खे 3 सां, पोइ बी खे 1 सां, बी खे 2 सां एंड बी खे 3 सां एंड सी खे 1 सां, सी खे 2 सां एंड सी खे 3 सां पेयर में लिखी छॾंदासीं त असांजो इहो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी वेंदी। आई ॻाल्हि सम्झ हाणे? जी सर। जी, तो अब आ जाएं जरा एमसीक्यूज के ऊपर। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 b इक्वल्स टू a b, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स इन b क्रॉस a हैव अ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज नॉट a? सवाल थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सा है, थोड़ा सा मामूली सा। जी सर ए 3। अच्छा, पहले हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। b क्रॉस a पूछ रहा है तो हमने क्या करना है, b हमारे पास ये है, a हमारे पास ये है, b के हर मेंबर को a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी हम बना लेते हैं पहले a1 0C सर। a2 a3 फिर b1 b2 एंड b3। इसकी मल्टीप्लिकेशन टोटल ये हो रही है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल ये निकल रही है। लेकिन अब कंडीशन क्या दे रहा है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स इन b क्रॉस a हैव a फर्स्ट एलिमेंट दैट इज नॉट a, जिसका फर्स्ट एलिमेंट a नहीं होगा, ऐसे कितने हैं इसके अंदर। इसका फर्स्ट एलिमेंट a है, इसका फर्स्ट एलिमेंट a है, इसका फर्स्ट एलिमेंट a है, बाकी इन तीनों का फर्स्ट एलिमेंट a नहीं है। तो इट मींस उसके ऐसे एलिमेंट, ऐसे पेयर्स जिनका फर्स्ट एलिमेंट a नहीं है, वो कितने बनेंगे हमारे पास, वो 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा a, ठीक है। empty set is a infinite set, finite set, unknown set या universal set? अननोन सेट सर। अननोन सेट। और कोई? यूनिवर्सल सेट। बी एम्प्टी सेट जो होता है, देखें यूनिवर्सल सेट तो नहीं होगा, रूल आउट कर दें इसको, ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता, वो अगर यू होगा तो। अननोन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। क्या एम्प्टी सेट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है फाइनाइट सेट। हमें पता होता है कि उसका कोई मेंबर नहीं है, इट हैज नो मेंबर। तो हमें जब उसका पता है तो इट मींस वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। Which of the following represents the set 2 4 6 8 in set builder form? जी, एक सेट है 2 4 6 8, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रखेंगे, x is such that x belongs to even numbers and x is less than and equals to 8, ठीक है, यही बात है ना। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a यूनियन b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b यूनियन a एंड a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है कि अगर a यूनियन b यूनियन c है तो ये बराबर होगा a यूनियन b यूनियन c के। सिर्फ ब्रैकेट्स, अगर इधर a यूनियन b के पास ब्रैकेट थी तो इधर b यूनियन c के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक। फिर है थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज में आपने देखना है कि ब्रैकेट किस जगह पे कहाँ पे है, किस तरीके से इसको हमने डील किया हुआ है या किस तरीके से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c is always equals to a union b intersection b a union c. Similarly, a intersection b union c is always equals to a intersection b union a intersection c, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, a यूनियन नल सेट, अगर किसी भी a सेट का नल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a। और a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो होता है, किसी भी यूनिवर्सल सेट से इस a का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। फिर आ जाएगी हमारे पास डोमिनेशन प्रॉपर्टी। डोमिनेशन प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन नल सेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नल सेट। अभी सीधी सीधी प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। वो कहती है ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। मतलब सेट का खुद से यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें वो सेट सेम ही रहता है। फिर आ जाती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये लॉ ध्यान में रखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट जब भी आ जाएगा, मतलब ए का यू से माइनस करो, फिर जो आंसर आए उसको फिर यू से माइनस करो, तो आपके पास आंसर सेम वही सेट आएगा जो आपने शुरू में कंसीडर किया होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। फिर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आता है वो आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके ऊपर तो सवाल सेट में अगर पेपर में नहीं दिया होता तो यूं समझेंगे सेट वाला चैप्टर ही टच नहीं किया इन्होंने। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद फिर हमारे पास 10th प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी विल आल्सो बी इक्वल टू ए।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज बेसिकली आप प्रूव करते हैं। इधर हमारे पास क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, पेपर है, तो हम इसमें प्रूव करने की तरफ नहीं जा रहे। ठीक, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपने जहन में रखनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्या है जी, एमसीक्यूज हैं हमारे पास, थ्रू आउट आगे एमसीक्यूज होंगे। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज जी, पावर सेट पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कितने होंगे? 32 2 पावर P n, 64 2 पावर n का फार्मूला लगाएंगे। 2 के ऊपर n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, तो इट मींस 2 पावर 5, 2 पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब कर ले 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन 32। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये सीधी सीधी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये बराबर किसके होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी ए होगा। D sir, none of these. बिल्कुल नन ऑफ दीज होगा जी। अब जरा इसमें देखें आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इधर सेकंड वाला पार्ट दिया गया है, कौन सा पार्ट दिया गया है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाए, इफ p इज इक्वल टू 0 to 6 देन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ p इज, क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट? सी 0 to 6 0 to 6 0 बिल्कुल to 6 प्रॉपर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का सेट इटसेल्फ होता है, तो सेट इटसेल्फ हमारे पास 0 to 6 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखें, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1 इज सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सुपर सेट। एम्प्टी सेट, एग्जैक्टली, ये इसी नेचर का एक एमसीक्यू आप ऑलरेडी करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू D. सर सी, ए। देखिए हम प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ के आए हैं? हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, देखें हम प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, लेकिन इधर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट इतना टर्म जो हो गया, ये वाला टर्म तो बराबर हो गया ए के, लेकिन ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट तो रह गया, तो इट मींस के ए कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट,